देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जहां तापमान तो एक तरफ लुढ़क रहा है, लेकिन बिहार का सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है, जिसकी वजह है जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू में चल रही हलचल। दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है और राष्ट्रीय राजधानी में होने जा रही इस बैठक की तपिश पटना तक देखने को मिली है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का एजेंडा क्या है, यह अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। हालांकि पार्टी की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि साल में एक बार ऐसी बैठकें जरूर होती हैं। एक है और एक रहेगा। आप चाहे जितना भी ताकत लगा लीजिए और आपके मैनेजमेंट और भारतीय जनता पार्टी आप अध्यक्ष बने रहेंगे। सर आप अध्यक्ष बने रहेंगे। हम इस्तीफा देना होगा तो हम आपसे परामर्श कर लेंगे। सर अध्यक्ष आप रहेंगे जेडीयू के, क्योंकि ऐसी खबरें चल रही है। मतलब नॉर्मल है जी, हर साल में एक बार मीटिंग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ नहीं। फोन लाइन पर अजय त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए अजय, लगातार बिहार की सियासत का जो तापमान है वो बढ़ रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार तो ये कह रहे हैं कि साल में एक बार कार्यकारिणी की बैठक होती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ललन सिंह के इस्तीफे की बात भी लगातार सामने आ रही है। क्या समझा जाए कि जेडीयू में क्या चल रहा है? सर्दी का माहौल चल रहा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जेडीयू ने गर्मी पैदा कर दी है। सबसे बड़ी बात निकल के आ रही, पिछले काफी दिनों से, पिछले 4-5 दिनों से ये देखें कि जेडीयू में उठा पटक काफी चल रही है। और सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही कि दिल्ली में आज पारा गर्म है, जहाँ पे ललन सिंह की स्थिति की लेकर खबरें काफी जोर शोर से चल रही है। वहीं नीतीश कुमार से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साधी। इसके पहले थोड़ा सा हम सिनेरियो बता दें कि जेडीयू और ये ललन सिंह की इस तरह की बातें क्यों आई। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार का झुकाव जो है एनडीए की तरफ भी जा रहा है। इसके पीछे 4 रीजन माने जा रहे हैं। गिरिराज सिंह और अश्विनी चौबे के बयानों की बात कहें, दूसरे बिहार में अरुण जेटली के मूर्तियों पे माल्यार्पण की बात कहें, तो कहीं ना कहीं या तो ये लग रहा है कि अब नीतीश कुमार प्रदेश की राजनीति से निकल के बाहर आने के लिए तत्पर है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए अजय, जिस तरीके से लगातार दिल्ली नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं और जैसा कि अब कल तो एक अहम और बड़ी कार्यकारिणी की बैठक होनी है, इस कार्यकारिणी की बैठक में क्या जेडीयू को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है क्या? क्योंकि जब नीतीश कुमार से राष्ट्रीय अध्यक्ष के सवालों पर जवाब मांगा गया तो वो इससे बचते नजर आए। ये आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही कि जेडीयू में ये काफी दिनों से अटकलें लग रही कि ललन सिंह का इस्तीफा हो सकता है या नहीं हो सकता, इसको लेकर खबरें निकल के आ रही थी। लेकिन जैसे कि 29 तारीख को जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक है, लेकिन आज 4:30 बजे जेडीयू ने खुद बैठक बुलाई। बैठक का मानना यह है कि इस बैठक में ये नतीजा निकलेगा कि क्या आगे होने वाला है। लेकिन रही बात ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर, तो ललन सिंह ने लखनऊ में ललन सिंह जो कि दिल्ली में मौजूद, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी कितना भी जोर लगा ले वो जेडीयू को तोड़ नहीं सकती। जेडीयू एक है और एक रहेगी। वहीं नीतीश कुमार से जब ललन सिंह के बारे में पूछा गया तो ललन सिंह के बारे में पूछा गया तो नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली है। तो चुप्पी का मतलब बहुत कुछ मायने रखता है। ये तो तय होगा कि 29 तारीख को कार्यकारिणी की बैठक के बाद ये निकल के आएगा कि क्या ललन सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा या ललन सिंह पार्टी में बने रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। देखिए अजय, चाहे मीडिया के सामने कितना भी नीतीश कुमार और ललन सिंह बयान दे ले, लेकिन उसके इधर 11 विधायकों ने गुपचुप तरीके से बैठक की है। इसको लेकर भी अब जेडीयू में हलचल तेज हो गई है। क्या उन विधायकों को भी इस बैठक में बुलाया गया है? ये आपको बता दें कि जो पिछले दिन आरजेडी के साथ 11 विधायकों ने जो बैठक की, उसकी भनक नीतीश कुमार को लग गई थी, तो इसलिए वो नीतीश कुमार आज दिल्ली भी जा रहे हैं। 4:30 बजे बैठक होगी और ये भी लगता है कि नीतीश कुमार एक विधायकों से पर्सनली तौर पर बातचीत करेंगे और वो ये जानना चाहेंगे कि क्या वजह रही थी वो, या क्या वजह रहा कि वो मीटिंग में जेडीयू के साथ न जाके आरजेडी के साथ बात कर रहे थे। हाँ, ये जरूर है कि वो चूक से हमेशा बचाने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक कि ये भी खबर निकल के आ रही कि शायद जेडीयू की कमान नीतीश कुमार अपने हाथों में ले। सबसे बड़ी बात ये भी निकल के आ रही कि जो 11 विधायकों की बात हो रही है, उसमें से कुछ विधायक जेडीयू के संपर्क में, जैसे पिछले भी आपको बताते सीपी सिंह की बात है, तो सीपी सिंह ने विद्रोह की जब बिगुल बजाया तो नीतीश कुमार ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था।
लेकिन देखिए अजय, इस वक्त अगर हम सियासत पर गौर करें बिहार की, तो 11 विधायकों की गुपचुप तरीके से बैठक होना, ललन सिंह के इस्तीफे की बात होना और लगातार नीतीश कुमार का दिल्ली जाना, क्या जब कल कार्यकारिणी की बैठक होगी तो कोई बड़ा ऐलान भी हो सकता है क्या? अटकलें क्या है? जी, कल 29 तारीख को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, लेकिन ये साफ तौर पर एक संदेश से समझा जा सकता है कि जेडीयू के बाहर, वहाँ प्रदेश कार्यालय दिल्ली में बाहर जो एक पोस्टर लगा हुआ है जिससे नीतीश कुमार की सिंगल फोटो के बहुत सारे मायने, उसमें ये लिखा हुआ कि प्रदेश में पहचान और देश भी पहचानेगा, यानी कि शायद नीतीश कुमार प्रदेश की राजनीति से निकल के वो बाहर देश की राजनीति में आना चाहते हैं। इसको लेकर एक अटकलों का दौर जारी है। और रही बात, लेकिन अजय देखिए, लगातार नीतीश कुमार की तरफ से ये बयान दिया जाता है कि उन्हें पद की कोई लालसा नहीं है, वो तो काम करते हैं। ऐसे में इस पोस्टर का मतलब क्या समझा जाए? वो पद की लालसा तो इंडिया गठबंधन को लेके रहा है, लेकिन ये है जरूर है कि इंडिया गठबंधन के अगुवा के रूप में नीतीश कुमार ही आगे, इन्होंने ही योजना बनाई थी। लेकिन ये अब रही बात, यहाँ पर भी इंडिया गठबंधन की बात नहीं, जेडीयू के अपनी आपसी द्वंद की बात चल रही है, जिसमें कि हो सकता है वो किसी भी तौर पर टूटते वो बच्चे नजर आएंगे। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अजय इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस आज देश भर में अपना 139वां स्थापना दिवस मना रही है। पार्टी ने अगले लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र के नागपुर शहर को चुना है। यहां से कांग्रेस एक मेगा रैली के जरिए चुनावी बिगुल फूंक कर बीजेपी के होश उड़ाने के मूड में दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने इस रैली का नाम दिया है तैयार हम हैं। ये रैली इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये आरएसएस के गढ़ में होने वाली है। इसके साथ ही यहाँ दीक्षा भूमि भी स्थित है, तो आरएसएस के गढ़ में आज कांग्रेस हुंकार भरती हुई नजर आएगी और है तैयार हम, इस रैली का नाम दिया गया है, जिससे कांग्रेस आज अपना शक्ति प्रदर्शन एक मोटे तौर पर कहे तो दिखाने का प्रयास करेगी। क्योंकि जहां से कांग्रेस अपने स्थापना दिवस के मौके पर इस रैली की शुरुआत कर रही है, वो क्षेत्र जो है या वो स्थान जो है वो आरएसएस का गढ़ है। और आरएसएस के मजबूत गढ़ में कांग्रेस जिस तरीके से आज अपनी है तैयार हम रैली कर रही है, इसके जरिए एक बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। तो नागपुर में एक मेगा रैली का आयोजन आज कांग्रेस कर रही है और इस मेगा रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, राज्य पार्टी प्रमुख, पदाधिकारी और अन्य वरिष्ठ नेता लगातार पहुंच रहे हैं। साथ ही देश भर से हजारों पार्टी कार्यकर्ता भी जुटे हुए हैं। तो नागपुर में इस वक्त कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद है, जहां है तैयार हम मेगा रैली के जरिए कांग्रेस अपना शक्ति प्रदर्शन करती हुई नजर आई है। वहीं है तैयार हम है मेगा रैली को संबोधित करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि जो लोग नागपुर को संघ भूमि बनाना चाहते हैं, मैं उन्हें चुनौती देना चाहता हूं कि जब तक एक भी कांग्रेस कार्यकर्ता जीवित है तब तक नागपुर को संघ भूमि नहीं बल्कि दीक्षा भूमि के नाम से जाना जाएगा। तो एक बड़ा बयान कन्हैया कुमार ने आज रैली को संबोधित करते हुए कहा है। वही कांग्रेस की मेगा रैली नागपुर में आयोजित हो रही है, जहां आरएसएस का मुख्यालय भी है और आयोजन स्थल का नाम भारत जोड़ो मैदान रखा गया है। और रैली में इसी के साथ है तैयार हम है की थीम के साथ पार्टी अपने 2024 लोकसभा चुनाव की अभियान को जो लगातार कांग्रेस चला रही है उसको और धार देती हुई नजर आएगी। आमिर रिजवी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए आमिर, लगातार कांग्रेस अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। रैलियां लगातार आयोजित हो रही है, लोगों के बीच पहुंच रही है। इसी बीच आज कांग्रेस अपने स्थापना दिवस के मौके पर एक विशाल मेगा रैली नागपुर से निकाल रही है, जिसे संघ का मजबूत गढ़ भी कहा जाता है। क्या सियासी मायने निकाले जाए आमिर? ठीक है, आमिर से दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन देखिए आरएसएस के गढ़ में आज कांग्रेस हुंकार भरती हुई नजर आई है। इस दौरान मंच पर साफ तौर पर संबोधित करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि जिस नागपुर को आरएसएस संघ का गढ़ बनाना चाहता है, उसे हम कांग्रेसी कार्यकर्ता जब तक जीवित है इसे संघ का गढ़ नहीं बनने देंगे, इसे दीक्षा भूमि ही कहा जाएगा। एक बार फिर आमिर इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आमिर देखिए, आज
नागपुर से कांग्रेस ने एक विशाल संदेश देने का प्रयास किया है, जहां अपने स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस एक मेगा रैली निकाल रही है। आखिर संघ के गढ़ को ही कांग्रेस ने क्यों चुना अपने स्थापना दिवस के मौके पर? जी देखिए, कांग्रेस जो है आज नागपुर से जो है बड़ा एक संदेश देगी जो रही है स्थापना दिवस पर। यहाँ से जो है एक तरह से ये माना जाएगा कि जो ये लोकसभा चुनाव के लिए जो है कांग्रेस मैदान में उतर चुकी है। जैसे वहाँ पे देख के भी जो पता चल रहा है कि बहुत भारी संख्या में लोग भी पहुंचे हैं और इसलिए अब ये लोगों के बीच में बिल्कुल कांग्रेस उतर चुकी है। चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा मैसेज दे के मैदान में उतर रही है, इसीलिए नागपुर को चुना गया है यहाँ से आज स्थापना दिवस के मौके पर। लेकिन देखिए आमिर, जिस जगह से कांग्रेस अपने चुनावी एजेंडे को धार दे रही है वहां पर आरएसएस का मुख्यालय भी है और उसी आरएसएस के मुख्यालय वाले शहर में आज कांग्रेस है तैयार हम के जरिए क्या सियासी संदेश दे रही है? देखिए, संदेश साफ है, हम तैयार हैं। मतलब जो है अब हम बिल्कुल मैदान में उतर चुके हैं और जो सत्ता दल है उसको जो है बिल्कुल मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ये रैली जो नागपुर से शुरू हो रही है, इसके बाद जो राहुल गांधी जो है यात्रा भी निकालेंगे, तो इन सब से बिल्कुल संदेश बिल्कुल साफ हो गया है कि कांग्रेस ने बिल्कुल कमर कस ली है लोकसभा चुनाव के लिए। नागपुर से एक तरह से हुंकार भर दी गई है, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग भी एकत्रित हुए हैं। बिल्कुल, देखिए है तैयार हम इस रैली का नाम दिया गया है। क्या आज इस रैली के जरिए कांग्रेस अपना शक्ति प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी, वो भी आरएसएस के गढ़ में? ये बिल्कुल, ये आरएसएस के गढ़ में एक तरह से कांग्रेस का ये शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी माना जाएगा इसको, क्योंकि ये बहुत बड़ी रैली जो है आज जो कांग्रेस कर रही है, आरएसएस का वहाँ पे गढ़ माना जाता है नागपुर को। तो ये एक संदेश देना भी चाहते हैं कि जो है हम आपके गढ़ से शुरू करेंगे और पूरे देश में जाएंगे और पूरे देश में जो है कांग्रेस इसको आगे लेके जाएगी। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आमिर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। 500 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिर वो शुभ घड़ी आ गई जिसका पूरे भारतवासी इंतजार कर रहे थे। जी हां, 22 जनवरी के दिन 12:45 से 1 बजे तक इस बीच का वो समय होगा जब रामलला गर्भगृह में विधिवत विराजमान हो जाएंगे। एक तरफ देश के आम लोगों में इसको लेकर उत्सुकता है, वहीं दूसरी तरफ सियासत के धुरंधर इसको अपने अपने हिसाब से भुनाने की जुगत में दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी जहां इसे देश के सामने अपनी बड़ी जीत के तौर पर पेश करना चाह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे बीजेपी प्रायोजित कार्यक्रम बता रहा है। हालांकि कुछ भी हो, ये तो तय है कि 22 जनवरी तक राम मंदिर देश की सियासत की अहम धुरी बना रहेगा। तो दशकों के लंबे इंतजार के बाद अब यह सपना साकार हो रहा है, जहां भगवान राम अपने घर पर पूरे शानो शौकत के साथ, पूरे गाजे बाजे के साथ विराजमान हो जाएंगी। और अब इस मुद्दे पर भी सियासत तेज हो गई है। लाजमी है कि राम मंदिर और अयोध्या एक ऐसा मुद्दा रहा है जो एक लंबे समय से, या यूं कहे कि दशकों से राजनीति की धुरी बना है। राजनीति का सेंटर अयोध्या और भगवान राम के मंदिर को कहा जा सकता है। अब ये मुद्दा कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार मंचों से इसे अपनी जीत करार दिया। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल भी ये कहने से नहीं चूके कि जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है, दरअसल वो फैसला बीजेपी का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का है। और अब वहीं राम मंदिर बनके तैयार हो रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। न्योते पर सियासत तो हो ही रही है, लेकिन इसी बीच हर एक पार्टी राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को अपनी अपनी तरीके से भुनाने का प्रयास कर रही है और इस मुद्दे को चुनावी मैदान के रूप में हर एक पार्टी इस्तेमाल करना चाहती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिवाकर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दिवाकर, देखिए, ये तो हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि दशकों से जो राम मंदिर और अयोध्या है, ये राजनीति की धुरी बना हुआ है। अब ये राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, लेकिन ये तो तय है कि 2024 तक भी ये राजनीति का सेंटर रहेगा, यानी कि राजनीति देश की इसी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। अब जिस राम मंदिर को लेकर सियासत हो रही है, इसकी मुख्य वजह क्या है कि अब सियासत किस बात की? बिल्कुल, देखिए, दशकों से कहीं न कहीं राम मंदिर के मुद्दे को लेकर बीजेपी चुनाव लड़ती आई है।
कहीं न कहीं राम मंदिर जो है दशकों से सियासत का, राजनीति का मुद्दा बना रहा है। लेकिन क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता साफ कर दिया, मंदिर बन चुका है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा जो होनी है, यानी कि तारीख प्राण प्रतिष्ठा की आ चुकी है, उसके बाद भी सियासत है, ये सियासत 2024 के लोकसभा चुनाव तक जारी रहेगी। अब सियासत इस बात की है कि आखिरकार किसको बुलाया गया या किसको नहीं बुलाया गया प्राण प्रतिष्ठा के लिए। सियासत इस बात की है कि अगर आपको बुलाया गया है तो जो आपका सहयोगी दल है वो कहीं न कहीं इसको लेकर विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, विरोधी बातें कर रहा है। कुल मिलाकर सियासत ये है कि क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं सोनिया गांधी, उनको बुलाया गया। इस वक्त वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे है, उनको बुलाया गया है। अधीर रंजन चौधरी को बुलाया गया है। और क्योंकि ये कांग्रेस जो है वो इंडिया गठबंधन की काफी अहम पार्टी है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं कहीं इसके जो सहयोगी दल है मुस्लिम लीग, जो सहयोग कर रहा है इंडिया गठबंधन में, उसका एक बयान आ गया। उसने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस को इसे समझना चाहिए और कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के किसी भी चुनावी एजेंडे या धार्मिक एजेंडे में नहीं फंसना चाहिए। लेकिन साफ तौर पर मुस्लिम लीग ने ये दर्शा दिया है और ये चेताया है कांग्रेस को कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव का एक मुख्य एजेंडा है, मुख्य मुद्दा है। और अगर आप वहां पे जाते हैं तो कहीं न कहीं उनके एजेंडे में फंसते, यानी बीजेपी के एजेंडे में फंसते और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। तो बिल्कुल दिवाकर, कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने अब बड़ी चुनौती है, क्योंकि एनडीए ने तो अब अपना कर्तव्य का निर्वहन कर दिया, एक मुख्य राष्ट्रीय पार्टी को न्योता भेज दिया है, लेकिन अब कहीं ना कहीं इसका असर इंडिया गठबंधन में भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए अब इंडिया गठबंधन हो या फिर कहीं जो है ना तो उसको निगलते बनना है ना तो उसको उगलते बनना है। अब बीजेपी ने ऐसा दांव चलाया। बीजेपी जानती है कि उसने तो अपना काम कर दिया है, अपना पासा जो है वो सियासी दिशा से फेंक दिया है कि उसने सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी को न्योता भेज दिया है प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन उपस्थित होने के लिए। लेकिन अब कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी दुविधा यह है कि उसका सहयोगी दल जो मुस्लिम लीग हो वो इसका विरोध कर रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अखिलेश यादव, उनको न्योता नहीं दिया गया है, जबकि एक प्रकार देखा जाए कि वो मुख्य विपक्षी दल जो है वो उत्तर प्रदेश में खुद अखिलेश यादव जो है वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर रहे। तो जाहिर सी बात है कि अब कांग्रेस अगर जाती है तो कहीं न कहीं अपने सहयोगी पार्टियों का विरोध झेलती है, उसकी नाराजगी झेलती है। और अगर नहीं जाती है तो बीजेपी कहीं न कहीं इसका मुद्दा बना लेगी चुनाव में कि कांग्रेस जो है वो भगवान राम को नहीं मानती और जिसका खामियाजा पूरे विपक्षी जो संगठन है, विपक्षी जो खेमा है, उसको भुगतना पड़ सकता है और कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए दिवाकर, हम ये लगातार जिक्र कर रहे हैं कि 2024 में इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच पहुंच रही है और जब राम मंदिर लोगों को सौंप दिया जाएगा तो लाजमी है कि बीजेपी इसको एक अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर प्रेजेंट करेगी। लेकिन जिस तरीके से विपक्षी दलों को न्योते में फंसाकर बीजेपी लगातार अपनी सियासत को आगे बढ़ा रही है, क्या न्योते को लेकर इंडिया गठबंधन में एक कहीं ना कहीं कुछ अनबन देखने को मिल सकती है क्या? बिल्कुल अनबन देखने को मिल सकती है, क्योंकि सबसे पहले विरोध जो है वो मुस्लिम लीग ने कर दिया है। मुस्लिम लीग ने साफ तौर पे चेताया है कांग्रेस को, सोनिया गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को कि अगर आप जाते हैं तो आप समझ लीजिए आप बीजेपी के एजेंडे में फंस रहे हैं और आपको कहीं कहीं बीजेपी के एजेंडे में नहीं फंसना है। ये बयान जो है वो मुस्लिम लीग की तरफ से दे दिया गया है। इधर अखिलेश यादव जो है वो उनको अभी तक न्योता जो है वो नहीं भेजा गया और डिम्पल यादव जो उनकी पत्नी भी है और सांसद भी है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर बुलाया गया तो हम जाएंगे और नहीं बुलाया गया तो बाद में दर्शन करने जाएंगे। तो कहीं से अगर कांग्रेस जाती है तो विरोध झेलेगी अपनी सहयोगी पार्टियों का और नहीं जाती है तो बीजेपी इसका एजेंडा बनाएगी, मुद्दा बनाएगी और कहीं से फिर कांग्रेस जो है वो नाराजगी झेलेगी आम जनता की। तो बिल्कुल, देखिए दिवाकर, बीजेपी तो जानती है कि वो राम मंदिर के मुद्दे को लेकर जनता के बीच पहुंचेगी, क्योंकि 2019 में जब ये फैसला आया तो उन्हीं की सरकार थी, तो लाजमी है कि वो ये मुद्दा जोर शोर से उठाएंगे और ये मुद्दा उठता भी रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन के पास आखिर वो कौन सा मुद्दा है जिससे लेके वो लोगों के बीच जाएंगे? क्या इतना भारी भरकम कोई मुद्दा है जैसा बीजेपी के पास है अभी? देखिए बीजेपी जो है वो अभी 3 हिंदी भाषी राज्यों में जीत के आई है और कहीं न कहीं बीजेपी का मनोबल भी ऊंचा है और बीजेपी के रणनीतिकार जो है वो छोटे छोटे मुद्दे को बड़ा बनाना जानते हैं, छोटी छोटी बातों को कहीं कहीं बहुत वृहद रूप, यानी कि एक कहावत तिल का ताड़ बनाना, तो तिल का ताड़ बनाना जानते हैं, राई का पहाड़ बनाना जानते हैं बीजेपी के रणनीतिकार। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के पास तो बहुत मुद्दे हैं,
बहुत चीजें हैं बताने के लिए, कहने के लिए, जनता को अपनी तरफ लाने के लिए, लेकिन कांग्रेस अभी कोई ऐसा मुद्दा नहीं पा रही है जो कि जिससे कि बीजेपी जो है या एनडीए जो है वो उसके चक्कर में फंस सके। कोशिश बहुत की जा रही है। नागपुर में जिस तरीके से रैली की जा रही, इसका नाम रखा गया है तैयार हम, तो उसमें कोशिश तो की जा रही है, लेकिन विपक्ष पर अभी कोई ऐसा मुख्य मुद्दा नहीं मिल पा रहा है जिससे कि एनडीए को घेर सके। यही सबसे बड़ी मुश्किल का सबक जो है वो विपक्षी गठबंधन के सामने है। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए दिवाकर, एक चीज और बहुत अहम है जो आपसे जाननी बहुत जरूरी है कि देखिए लगातार ये भी हम कह रहे हैं कि बीजेपी के पास तो राम मंदिर का मुद्दा है, लेकिन विपक्षी दल रह रह करके बाबरी मंदिर का भी, जो माफी चाहूंगी, बाबरी मस्जिद का भी मुद्दा लगातार उठाते हैं। क्या राम मंदिर बनाम बाबरी मस्जिद ये 2024 का एक बड़ा मुद्दा बन सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। मेरे अगर राजनीतिक जो मेरी समझ हो उसको अगर उस हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल भी ये मुद्दा नहीं बनेगा, क्योंकि एक तरफ राम मंदिर बनकर लगभग तैयार है और 22 जनवरी को कहीं तो औपचारिक घोषणा हो जाएगी, तो दूसरी तरफ 2024 में ही मई या जून में मस्जिद का निर्माण भी जो है वो शुरू हो जाएगा। बाकायदा उसके लिए खाका तैयार कर लिया गया है, कौन आके उसकी नींव रखेगा मक्का मदीना से, वो भी कहीं के नाम औपचारिक तौर पर घोषणा कर दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि अब मंदिर और मस्जिद का मुद्दा जो है अयोध्या का वो खत्म हो चुका है, तो विपक्षी जो है वो इस मुद्दे को नहीं भुना सकते, ना इस मुद्दे को बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी साफ तौर पर कहेगी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर जहाँ बनाने का आदेश दिया वहाँ राम मंदिर बनना है, और जहाँ पे मस्जिद के लिए दी गई जमीन वहाँ पे मस्जिद का निर्माण शुरू होगा। तो जाहिर बात है कि अब ये मुद्दा जो है वो चुनावी मुद्दा नहीं बन पाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि कांग्रेस हो या विपक्षी दल हो वो कोशिश जरूर करेंगे कि एनडीए को किसी न किसी तरीके से चक्कर में फंसाया जाए, लेकिन इतना आसान जो है उल्लंघन नहीं रहा, क्योंकि अभी के अगर समीकरण देखे जाए तो कहीं के एनडीए के पक्ष में सबसे ज्यादा खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद दिवाकर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार में इस वक्त सियासत अपने सुरूर पर है। जेडीयू में अंतर्कलह की बातें भी सामने आ रही हैं और माना जा रहा है कि ललन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच इंडिया गठबंधन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि बिहार में गठबंधन का जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है वो लगभग तय हो चुका है। बिहार में आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर सीटों का बंटवारा कर दिया है और माना जा रहा है कि लोकसभा की कुल 40 में से दोनों पार्टियां 17 सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं। इसके साथ ही कांग्रेस को 5 और लेफ्ट को 1 सीट दी जाएगी। तो देखिए, जहां एक तरफ अंतर्कलह की बात को लेकर बिहार की सियासत का तापमान तो बड़ा ही हुआ है, इसी बीच बिहार में कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला है वो भी तय हो गया है। इस दौरान आरजेडी के साथ ही जो तमाम पार्टियां हैं उन्होंने आपसी सहमति से सीट शेयरिंग पर बात की है, जिसको लेके ये कहा जा रहा है कि अब यही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिले। एक बार फिर दिवाकर इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए दिवाकर, बिहार की सियासत में भूचाल है, जहां ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर सियासत तो एकदम जोर शोर से चल ही रही है। इसी बीच कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर भी बिहार में बात हो गई है। सीट शेयरिंग में किसको कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं दिवाकर? और देखिए मुस्कान, मुझे लगता है कि ये बिहार की सियासत में भूचाल नहीं बल्कि विपक्ष की जो अंदरूनी सियासत है उसमें भूचाल कहा जाएगा, क्योंकि सिर्फ बिहार नहीं, आज तो बिहार का मुद्दा पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि बिहार में जो सीट शेयरिंग को लेके बातें हुई हैं, ये भी कहा जा रहा है कि फार्मूला जो है वो आरजेडी जेडीयू ने तय जो कर दिया सीट शेयरिंग का, उसमें तो कांग्रेस को कहीं कहीं गुरेज जरूर होगा उन सीटों पर, और कहीं कहीं कांग्रेस ये मुद्दा जो है जरूर उठाएगी जब पार्टी बैठक जो है वो इंडिया गठबंधन की होगी, क्योंकि 43 में से माफ कीजिएगा 40 में से 17 सीटें तो आरजेडी और जेडीयू ने अपने पास रख ली है, और ये कहा है कि कांग्रेस को 4 से 5 सीटें दी जाएंगी और लेफ्ट को 1 से 2 सीट दी जाएगी, यानी कि कांग्रेस को अगर 5 सीटें दी जाएंगे तो लेफ्ट को 1, अगर कांग्रेस को 4 सीटें दी जाएंगी तो लेफ्ट को 2। तो जाहिर बात है कि कांग्रेस जो है वो नेशनल पार्टी है, वो इतने में इत्मीनान नहीं करेगी। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो पिछली बैठक में और उससे पहले यानी तीसरी चौथी बैठक में जो बात हुई थी, ये कहा गया था कि जो स्थानीय पार्टी यानी क्षेत्रीय जो पार्टी है उनको कहीं न कहीं इसका हक दिया जाए कि वो किसको कितनी सीटें देती हैं। लेकिन इस तरीके का अगर सीटों का बंटवारा होगा कि आप 17 सीटें रखते हो, कांग्रेस जो नेशनल पार्टी को महज 4 से 5 सीटें दें, तो कहीं कहीं नागवार गुजरेगा कांग्रेस को, कांग्रेस के आला कमान के और उनके रणनीतिकारों को।
लेकिन हम बिहार से थोड़ा सा अलग चलते हैं। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके की बात हो चुकी है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने साफ तौर पर कह दिया, पहले तो 2 सीटें कह रहे थे, लेकिन अब कहा कि 10 सीटें से बात करेंगे, यानी 80 में से सिर्फ 10 सीटें देंगे, बाकी जो 70 सीटें हैं वो अपने पास रखेंगे। तो ये भी कहीं कहीं नागवार दिखेगी, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि उत्तर प्रदेश में इसकी पैठ और बने। तीसरा जो आज का एक और नया जो चीजें सामने निकल के आई वो आई महाराष्ट्र को लेके। महाराष्ट्र में 43 लोकसभा सीटें हैं और शिवसेना साफ तौर पर कह दिया कि 23 सीट तो वो अकेले लड़ेगी, बाकी की 20 सीट जो है वो कांग्रेस ले ले और कांग्रेस जिसको देना चाहे दे दे। यानी कि ये बिहार की, महाराष्ट्र की या उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल नहीं, ये भूचाल है इंडिया गठबंधन की सियासत में। बिल्कुल ठीक कहा दिवाकर। लेकिन देखिए, जिस तरीके से बिहार में सीट शेयरिंग का ये जो फॉर्मूला लगातार सामने आया है, जिसमें आरजेडी ने 17 सीटें ली हैं, मतलब 17 सीटें आरजेडी को मिलती हुई दिखाई दी है। लेकिन अगर हम 2019 के चुनावी नतीजों पर गौर करें तो आरजेडी का तो खाता भी नहीं खुला था। आखिर किस बिनाम पर 17 सीटें आरजेडी को दी गई है? क्या वाकई इस पर सहमति बनेगी? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है, सबसे परेशानी का सबब यही है कि जिसकी 2019 में जिस पार्टी का खाता भी नहीं खुला था वो 17 सीटें मांग रही है। हाँ, अगर जेडीयू की बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि कहा जा सकता है कि उसको 17 सीटें दी जा सकती है, सत्ताधारी पार्टी है, उसकी पकड़ भी होगी। लेकिन आरजेडी को 17 सीटें और जेडीयू दोनों आपस में 17 सीटों को बंटवारा कर रही है, यानी कि लालू और नीतीश ने बैठ के तय कर लिया कि 17 सीटें, तो ये नागवार गुजरेगा कहीं न कहीं कांग्रेस को। अभी आप देखेगा ये नागवार समाजवादी पार्टी को भी गुजरेगा, क्योंकि अखिलेश यादव भी चाहेंगे कि उनका कहीं से दखल जो है बिहार में हो, यानी वो भी बिहार से 1-2 सीट जरूर मांगेंगे। तो ये चीजें जो है वो अभी जब पार्टी बैठक होगी तो कहीं से उसमें सारी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी। और पहले भी जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि एक मंच पे एक साथ एक छत के नीचे तो आप आ चुके हैं, लेकिन आपकी विचारधारा, आपकी लोलुपता, आपकी जो स्वार्थ की राजनीति है वो कैसे एक हो पाएगी? सबसे बड़ी चुनौती जो है वही इंडिया गठबंधन होगी। और देखेगा आगे चलते कहीं कि यही सारी चीजें जो है इंडिया गठबंधन में टूट का कारण बनेगी। बिल्कुल दिवाकर, ठीक कहा आपने कि जो विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन की एक छतरी तो खोल ली है, लेकिन उस छतरी के नीचे सबका आना बहुत मुश्किल सा लगता है। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए दिवाकर।